और गले में माला नहीं होना चाहिए। ये एक संगठन से, एक आंदोलन से निकला हुआ राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि भाई आपको जैसा आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, कुछ चीज़ें व्यावहारिकता में अपनानी नहीं पड़ती हैं। वैसे हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन इससे एक माहौल बनता है। अब जैसे वहाँ से आपने स्टार्ट किया, लोगों ने देखा, एक एटमॉस्फेयर बनता है, पार्टी के प्रति एक आकर्षण बनता है, लोग ढूंढते हैं भाई ये पार्टी कौन सी है, क्या है। तो ये कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये आप लोगों ने ये स्वागत कार्यक्रम किया, इसके लिए आपका धन्यवाद है। आप सभी लोगों ने भी यहाँ पर अपना कीमती समय देके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है, हमको एक और गंभीर बनाने की कोशिश करी है, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं विशेषकर ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, इसके जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि इसकी ये पार्टी किस लेवल की, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अल्मोड़ा ज़िले का एक छोटा सा गांव, उस गांव का भी एक छोटा सा तोड़ जहाँ पर मुश्किल से 2 घर हैं, उस जगह से मैं निकला हुआ एक बहुत कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि, मामूली से एक पोस्ट मास्टर हमारे फादर थे। उस दौर में जब वो सर्विस में थे 1,500-2 हज़ार रुपये सैलरी हुआ करती, वहाँ से निकले हुए। और क्या राजनीतिक हालात चल रहे हैं कि आज तो ये स्थितियाँ हैं कि विधायक के टिकट का, अगर विधायक का आपको टिकट भी चाहिए, उतने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तब आपको टिकट मिलता है, एक सिर्फ एमएलए का। और उसके बाद आप अगर जीतने की सोचते हैं, एमएलए बनने की, तो आपको लगभग 4-5 करोड़ रुपया चाहिए। तो मुझ जैसा एक साधारण सा व्यक्ति, केवल बस मैंने इतना किया है कि मैंने बाबा साहब को जब से पढ़ा, जब से मैंने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा, मेरा वहीं पर से जीवन का एक दूसरा टर्न शुरू हो गया था। उससे पहले की मेरी लाइफ अलग थी, उसके बाद से मेरी लाइफ अलग है। मैंने सिर्फ बाबा साहब ने जो कुछ सहा है, जो कुछ झेला है, जो कुछ महसूस किया, जो हमको कहा है, उस पर मैंने सिर्फ चलने की कोशिश करी। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये पार्टी, इसने इतना बड़ा मुझे सम्मान दे दिया कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोई साधारण बात नहीं होती। लगभग जिस संगठन का 20-22 राज्यों में नेटवर्क है, आज की डेट में हमारे जो सीनियर मतलब जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है। मतलब सीनियर लॉयर एक सीनियर गाउन होता है, जैसे हाई कोर्ट में सीनियर गाउन मिलता है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर गाउन। सीनियर गाउन मिलने के लिए ही कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर गाउन हासिल किए हुए डॉक्टर के.एस. चौहान, वो अपना वकालत छोड़ के, कोर्ट का काम छोड़ के दिन रात इस पार्टी को बनाने में लगे हुए हैं। मतलब उन्होंने भी ये महसूस किया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी आज आपके अधिकार बचने वाले नहीं हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो संविधान की रक्षक है। अगर संविधान की कहीं पर अवहेलना हो रही है, कहीं पर दिन रात इस पार्टी को खड़ा करने में जुटा हुआ है, तो इतनी गंभीर ये पार्टी है। तो ऐसे लोग इसमें नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद 2nd नंबर का दर्जा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मुझे दे दिया। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था, लेकिन और इसके साथ अभी मुझे, अब आप लोग को यकीन नहीं आया, मेरी तो मैं कहीं घूमने, मैं उत्तराखंड में घूमने लायक नहीं हूँ। मुझे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब, इतने राज्यों का प्रभार दे दिया। अभी ये जो इलेक्शन आ रहे हैं 27 के, पंजाब का चुनाव प्रभारी भी मुझे बनाया। इतना बड़ी जिम्मेदारी दे के, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये इस संगठन की खासियत है। मैं ये आप लोगों से बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अगर इस पार्टी को हम लोग सत्ता तक पहुँचा लेते हैं, तो इसमें आपको कोई सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी नेता के पैर छूने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी नेता के पास आपको कोई गिफ्ट पहुंचा के, कुछ करके अपना काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप संगठन के वफादार लोग हैं, और ये सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेहरा बना रखा है। एक्चुअली ये सिर्फ ये नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक आंदोलन है, जिसमें समाज में भी लोग काम कर रहे हैं, कल्चर पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में काम चल रहा है। जयकार चल रही है, उसको हीरो बनाया जा रहा है, उसको सुप्रीमो बनाया जा रहा है। ये यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ अभी हम लोग जो नेशनल ये टीम बनी है, अगली बार हो सकता है मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर हो जाऊँ।
मैं अभी उपाध्यक्ष हूँ, हो सकता है अगली बार में साधारण सदस्य बन जाऊँ, या जो हमारा आज नेशनल प्रेसिडेंट है वो अगली कार्यकारिणी में साधारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर बन जाएगा। लेकिन उसका या हमारा ये लक्ष्य नहीं होता कि हमें पद हासिल करना है। हम लोगों के जो आज हालात हो गए हैं, बहुत मजबूरियों में पार्टी बनाई गई है, इसको गंभीरता से हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हालात दिन पर दिन बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इतना कीमती वोट का अधिकार हमको दिला के गए, जो वोट का अधिकार दिलाने या जो एजुकेशन का राइट दिलाने के लिए कोई ये इतनी साधारण लड़ाई नहीं है जिसे आज हम इतने हल्के में ले रहे हैं कि हम 14 अप्रैल को बड़े बड़े कार्यक्रम कर ले रहे हैं, पूरा शहर भर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल बीत रही है, फिर अगर चुनाव आ रहा है तो चुनाव में हम फिर उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ खड़े हो जा रहे हैं जिन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना सब कुछ कुर्बान करके हमको वोट का अधिकार दिलाया। क्यों दिलाया? कि ये बहुसंख्यक समाज है, जो हम कह रहे हैं 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। यानी 90% जो लोग हैं, 90% लोग यहाँ भिखारी बन के घूम रहे हैं, दिन रात मारे जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार चल रहा है, उनको क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा, और 10% यहाँ पर माला माल है। तो इसलिए बाबा साहब ने हमको ये वोट का अधिकार दिलाया था कि ये 90% लोग अपने वोट के इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत बनाएंगे, अपने हाथों में सत्ता लेंगे। और उस दिन का वो जो किस्सा है वो आप लोग को हमको मालूम भी होना चाहिए। जब बाबा साहब वोट का राइट, 1 मिनट थोड़ा बातें मत करिएगा, बाद जब बाबा साहब बाहर आए तो बाबा साहब बहुत खुश थे। उनके चेहरे पे एक अलग सुकून था आज कि भाई मैंने अपने समाज को वोट का अधिकार दिला दिया है। तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप ज़्यादा खुश मत होइए, आप क्यों खुश हैं, हमें आ गया हूँ। आज जो अब राजा निकलेगा मतपेटियों से निकलेगा, और मतपेटियों में मेरा समाज बहुसंख्यक है, ये वोट डालेगा, मतपेटियों से ही अपना हुक्मरान बनाएगा। तो आचार्य कृपलानी ने कहा आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आपने अपने लोगों को वोट का अधिकार दिला दिया, लेकिन हमारे पास नोट है, हमारे पास पैसा है, और हम आपके जो वोट हैं इनको हम अपने पैसे के दम पर खरीद लेंगे, अल्टीमेटली सत्ता हमारी रहेगी। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर आपको ये ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये आपकी गलतफहमी नहीं रहेगी ज़्यादा। तो उस पर फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा आचार्य कृपलानी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मेरा समाज गरीब है, वो अभी अशिक्षित है, ये ठीक है आप अपने पैसे से इसको खरीद लोगे, लेकिन जिस दिन अगर ये जाग गया, जिस दिन अगर इसमें जागरूकता आ गई और अपने वोट का अधिकार का महत्व समझ गया, तो फिर उस दिन आपको अपना भविष्य तय करना पड़ेगा कि अब आपका क्या होगा। वो दिन के लिए आप भी तैयार रहिए। तो ये बाबा साहब का विजन था, ये सपना था कि मैं उनको वोट का अधिकार दिला रहा हूँ, ये अपने वोट के अधिकार का महत्व समझेंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे, अपनी सत्ता बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, आप देखेंगे बाबा साहब ने कभी भी सिर्फ हमको सर्विसेज पर रहने के लिए नहीं कहा, ये नहीं कहा बस नौकरियां मिल जाए मस्त हो जाओ, अगली पीढ़ी के लिए भी नौकरियां सोचते रहो, उसके अलावा कुछ नहीं। उस समय बाबा साहब ने सबसे पहले इंडिपेंडेंट पहले क्या बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना के बाबा साहब ने चुनाव लड़ा। बिल्कुल वो राजनीति के पक्षधर थे और वो अपनी स्वतंत्र राजनीति करना चाहते थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने के बाद में उनको ये महसूस हुआ कि ये सीमित हो रहा है, एक वर्ग तक जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना करी। स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना, उसमें भी कई मेंबर जीते, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के भी कई मेंबर जीते। और बाद में फिर आप देखेंगे 1956 में ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बना के दी। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको किसी पार्टी का गुलाम बनाना नहीं चाहते थे। जो हमने 75-77 साल किया, हमारे बुर्खों ने बस सिर्फ यही कहा हमारा हाथ छू बस, और केज हम सोचिया भैया वह हाथ छू कांग्रेस छू, यही हमारी माई बाप है। और कांग्रेस ने आपके साथ क्या किया, आपके वोट लेके माई बाप बनी रही, धीरे धीरे आरएसएस को मजबूत करती रही। और जैसे ही आरएसएस मजबूत होके पावर में जाने लायक हुई, आधे से ज्यादा कांग्रेसी शिफ्ट होके भाजपा में चले गए। अब आप क्या कर लेंगे, 1 दर्जन एमएलए उत्तराखंड के, जिसमें चीफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री शामिल था, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और हमने उनको क्यों सत्ता दी थी कि ये भाजपा का विकल्प बनेंगे।
ये भाजपा को हराएंगे और ये हमारे जैसे ही हमारी बात करते हैं, हमारे कंधे पर हाथ रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तमाम बातें, हम इनकी बातों में आकर हम उनको सत्ता देते हैं। और उन्होंने 75-77 सालों में एक तरफ हमारे वोट से हमको राशन पानी देते रहे, हमको कंट्रोल का राशन देते रहे, चीनी देते रहे, हम उसमें मस्त रहे। थोड़ी बहुत नौकरियां मिल गई, हम उसी में मस्त हो गए। जो मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे, हमारा समाज टीवी और बीवी में मस्त हो गया, उसको एक घर परिवार उसकी दुनिया बन गई। लेकिन कांग्रेस एक तरफ हमारा ये वोट लेकर राज करती रही और धीरे धीरे सत्ता आरएसएस को, आज आप देखेंगे जितने धार्मिक संस्थान हैं ये किसके समय में मजबूत हुए हैं। आप जरा कभी ये रुद्रपुर चले जाइए, इतना बड़ा एक किलोमीटर के दायरे में तो वो क्या राधा स्वामी है, सत्संग जास 1 किलोमीटर एरिया है, 9 या 10 गेट हैं। ऐसे भारत में हजारों सेंटर बना के दिए हैं, उनको फ्री में जमीनें दी हैं ताकि आप धर्म कर्म तैयार करते रहो और देर सवेर हमारा शासन चल जाएगा। और आज हमारी ये नौबत हो गई है, हमारे इस आंदोलन से एक राजनीतिक दल तैयार हुआ। बड़ी मुश्किल से 84 में हमारा एक राजनीतिक दिशा में हमने सोचने की कोशिश करी, हम आगे बढ़े, लेकिन जो दुश्मन था वो इतना अलर्ट था कि उसको लगा कि भैया ये आप देखेंगे नारा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, ये नारा था। और ये सफल होने लगा था। इस SC OBC जब मिलके एक होने लगे थे तो 90% आबादी SC ST OBC मिला के इस भारत में, जैसे ये फॉर्मूला बनने लगा तो तत्काल उन्होंने सोचा कि भाई इसको रोकना पड़ेगा। और उन्होंने वो सपा बसपा में दुश्मनी करा के, उनमें झगड़ा करा के वो गठबंधन को तोड़ा और मुलायम सिंह की सरकार गिराई। और बाद में BSP की सरकार, ओनली 39 MLA थे उस समय, लेकिन सरकार बना दी। तो उन्होंने जो सरकार बनाई थी, हमको लगा हमारा प्रयोग सफल हो गया, हम सफल हुए, लेकिन हम सफल नहीं हो रहे थे, सफल वो हो रहे थे। उन्होंने अपनी दूर की कौड़ी खेली थी। आज वो जो चाल चल रहे होते हैं, उनकी चाल 50 साल बाद की होती है, 20 साल बाद की होती है, हम अभी का सोचते हैं। और उन्होंने धीरे 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 BSP के अंदर घुसे, BSP को कुछ काम अपने मन के करने दिए, कुछ फिर अपने लोगों को अंदर घुसाते गए। आज उन्होंने जो इतनी शक्तिशाली पार्टी थी, जो 2012 तक जिस पार्टी के 220 MLA उत्तर प्रदेश में हो गए थे, आज उस पार्टी की वो हालत करके रख दी है। 1 MLA लेके वो पार्टी उस राज्य में बैठी है जहां उसकी 4 बार सत्ता रही, पार्लियामेंट में 0 हो गई है। और लीडर को सिर्फ अंदर बैठा रखा है, कहीं निकलना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं करने हैं, बस चुनाव आए आप टिकट दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही हालातों में, मजबूरी में क्या करते, तब ये हमारे बुद्धिजीवियों ने सोचा बिना राजनीति के कैसे होगा। हमारी सुप्रीमो हमारी बात सुनने वाली नहीं है, उनका कोई एडवाइजरी बोर्ड नहीं है। अगर एडवाइजर के नाम पर उनके साथ एक रहता है तो मिश्रा रहता है बगल में खड़ा, और कोई एडवाइजर नहीं। अपनी पार्टी के जो कट्टावर नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, हमने भी BSP में काम कर रखा है, 8 साल मैंने भी BSP में काम किया, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा। रामअचल राजभर जैसे लोग जो ऐसे 1-1, 1.5 घंटा बोलते थे BSP के लिए, वो सारे लोग निकाल के बाहर कर दिए गए। दद्दू प्रसाद बाहर कर दिए गए। जो कद्दावर और कैडराइज लीडर था BSP में, वो निकलवा दिया। तो इस मजबूरी में जब हमारा वो पॉलिटिकल मूवमेंट कमजोर हो गया, तब 2018 में हमारे बुद्धिजीवियों ने सोचा कि भाई बिना राजनीति के नहीं होगा। दुश्मन तेजी से बढ़ता जा रहा है, वो सारे भारत पर कब्जा करता जा रहा है, कांग्रेस सरेंडर करके उसको सपोर्ट करती जा रही है, बाकी सारी छोटी मोटी पार्टियां उन्होंने खत्म कर दी हैं। अब कौन हमारे लिए लड़ेगा आने वाले टाइम में? केवल हम सड़क पर बोलेंगे, केवल धरने प्रदर्शन करेंगे, इससे कैसे चलेगा? तो बिना पॉलिटिकल पावर हम ले सकते हैं, वोट हमारे पास है, हमारे पास सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। हम अभी यही मान के चलते हैं, अरे नहीं यार हमारी पार्टी, हम नहीं जीत सकते, पैसा चाहिए चुनाव के लिए। पहले तो आधा समय तो हमने 50 साल तो ऐसे गुजार दिए कि जैसा अभी मैडम ने कहा कि राजनीति बेकार चीज है, हम यही सोचते रहे कि भैया अरे राजनीति नहीं करनी हमको, राजनीति तो बेकार चीज है। तो ठीक है भैया, तुम मत करो राजनीति में, चोर उचक्कों, क्रिमिनलों, बलात्कारियों, हत्यारों को भेजते रहो, उनको पार्लियामेंट पहुंचा दिया और हम कहते रहे नहीं राजनीति अच्छी चीज नहीं है। और बुरे सारे लोगों को आपने पार्लियामेंट में बैठा दिया, जो सीरियल किलर थे, जो नंबर 1 के बलात्कारी हत्यारे थे, उनको हमने MP MLA बना के अपना लीडर बना दिया। तो ठीक है, अब भुगतो, अब क्या करना है। तो पहले 50 साल हमने ऐसे गुजार दिए, फिर थोड़ा सा हम लोगों ने करवट लेने की कोशिश करी, तो जो हमारा दुश्मन है, इस देश का जो दुश्मन है, इस देश के जो मूल निवासियों का दुश्मन है, जिसने हमको जातियों में बांटा, वर्णों में बांटा,
हमको तहस नहस करके हमारी एकता को खत्म किया, उसने हमारी उस ताकत को भी कमजोर कर दिया। तब मजबूरी में 2018 में बहुत सोच समझ के रात रात चिंतन मंथन करके ये विकल्प को खड़ा किया गया है। और जैसा अभी हमारे आरवी राम जी ने बताया भी, संविधान की पहली लाइन जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वहां से इस पार्टी के नाम को लिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। हमको बनाना पड़ेगा, हम इस देश के मूल निवासी हैं। आप मूल निवासी हो लेकिन पावर आप विदेशी को देते हो, जो इस देश का नहीं। अगर उस समाज को, इस देश से अगर रहम होता, इस देश के निवासियों को अगर अपना समझता, आज आप देखिए कैसे जुल्म सितम हो रहे हैं। एक एक व्यक्ति को 8-8, 10-10 लोग मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, हाथ तोड़ रहे हैं, कोई बाइक चला के रौंद रहा है। क्या कर ले रहे हैं आप? ना आज थाने आपके रह गए, थानों में जाओगे आपके खिलाफ पहले कंप्लेंट लिखी हुई है। अभी यहीं पे गोलापार में हुआ है, हमारे भाइयों को मारा गया है और उनके वहां एफआईआर के लिए जाने से पहले उनके खिलाफ एफआईआर लिख के रखी है। क्या कर लोगे आप? कोर्ट में हम बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट का हम सीन देखते हैं क्या होता है। जहां जज बनाने की प्रक्रिया ही अन्यायपूर्ण होगी, वहां न्याय क्या मिलेगा? एक जाति के 10 में से 7 जज बैठे हुए हैं, क्या न्याय मिल जाएगा आप लोगों को? न्यायालय आपके नहीं है, थाने आपके नहीं है, सरकारें आपने अपनी नहीं बनाई, कहां से आप बचोगे? सब कुछ अभी कहीं और बुलडोजर चल रहा है, कल ये बुलडोजर का कब मुंह आपकी तरफ फिर जाएगा? आपने जो ये 60-70 सालों में नौकरियों के दम पर कुछ एक आध बिल्डिंगें बना भी रखी हैं, ये बिल्डिंगें भी कब आपकी नहीं रह जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बिना राजनीति के कुछ नहीं होना है। मैं इसीलिए हमने राजनीति का महत्व समझा, मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया, उसको पढ़ा। जब हमने देखा कितने आदर्श राजनीति की हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना करी, लेकिन हमने कितने हल्के में लिया उसको। हम क्या सोच रहे हैं, 5 साल में जब चुनाव का समय आ रहा है, हम सोच रहे हैं अरे भाई एक वोट है, देना है, किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे इसकी लहर दिख रही है, इसको दे दो, ये जीत सकता है, इसको दे दो। जो वोट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसको भी एक वोट की पावर है, और बाबा साहब ने और भारत के संविधान ने आपको भी एक वोट की पावर दी, यानी प्राइम मिनिस्टर को और एक मजदूर आदमी को भी, एक भारत के नागरिक को बराबर की हैसियत दे दी। लेकिन हमने क्या सोचा, एक वोट है, क्या फर्क पड़ता, किसी को भी दे दो। और हम किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो कहते आए, जो कल कहीं नहीं थे, जो हत्यारे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से जिन लोगों के बारे में दीवारों पर आज दो, अभी दो, फांसी दो, ऐसे नारों को देखा है, आज उनको मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख रहा हूँ, वो मिनिस्टर देख रहा हूँ। हमने अपनी आंखों से जिनके, कोई मंदिर के प्रधान पुजारी बना है, कोई पार्लियामेंट में बैठा है, कारण यही है कि हमारे नालायकी के कारण हमने राजनीति का महत्व नहीं समझा, हमने अपने महापुरुषों की नसीहत को नहीं समझा। तो साथियों, अभी बहुत कुछ तो हमारा बिगड़ चुका है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत संभावनाएं बची है। बहुत कुछ इसलिए बिगड़ चुका है, आपका प्रमोशन में खत्म हो गया रिजर्वेशन, आपकी सारा बैकलॉग 35-40 हजार यहाँ बैकलॉग पड़ा हुआ है, कोई नहीं भर रहा है। अभी वो होमगार्ड की सारी नियुक्तियों का निकला कि आपको 5-7% भी नौकरी, होमगार्ड की नौकरियां नहीं दी। क्या कर लेंगे हम? ज्ञापन देते, ले दे के फिर हम सारे लोग एक फॉर्मेलिटी कर लेते, सारे जिलों से ज्ञापन दे देते। ज्ञापन लेने वाला कौन है? वही। ज्ञापन पे डिसीजन लेने वाला कौन है? वही। चुनाव का समय आ रहा है, जैसे मेरे गांव का, मेरी बस्ती का एक थोड़ा एक्टिव आदमी है, उसको 10-20 हजार रुपए दे दिए जा रहे हैं, उसको बुला लिया जा रहा है, उसको बुला के 10-20 हजार रुपए दे दिए, एक आध शराब की पेटियां दे दी, और वो खुश हो जा रहा है, अरे यार क्या करना, मेरा तो ठीक ही हो गया, मेरी ये विधायक जी से या मंत्री जी से संबंध भी बन गए, 10-20 हजार रुपए जेब में भी आ गए, और कुछ शराब की पेटी भी थोड़ी उसने समाज में बांट दी, थोड़ी अपने साल 6 महीने का चलाने के लिए घर में रख ली। बस इतने पे हम कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, और किसके साथ धोखा कर रहे हैं? उस महापुरुष के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बाबा साहब कोई साधारण शख्सियत नहीं है, इनको समझिए। खाली जयंती मनाने का नाटक मत करो। 4 बच्चे जिस आदमी ने खो दिए, कौन है ऐसा हम में से माइका लाल जो जरा सा जिसके घर में बच्चे की तबीयत खराब हो रही हो और वो कार्यक्रम छोड़ के, वो बच्चे को छोड़ के मीटिंग में चले जाए? लेकिन उन्होंने डेड, मरे हुए बच्चे को दफनाने के बजाय मीटिंग में जाना जरूरी समझा। लोगों ने कहा भीमा तेरा दिमाग खराब हो गया, बच्चा घर पे लाश पड़ी है और तुझे मीटिंग में जाने की हुई। तो उस समय बाबा साहब ने कहा अगर आज मैं लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी मेरे करोड़ों बच्चों को मार देगी, मेरा आज लंदन जाना जरूरी है। तो ऐसे 4 बच्चे बाबा साहब ने गंवाए, तब हमको ये जो इंसान का अधिकार दिया, नहीं तो हमारे पुरखे भी कोई कम काबिल नहीं थे।
हमारे अंदर जो आज ये भ्रम पैदा हो गया है, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं प्रोफेसर बन गया हूँ, मैं लॉयर बन गया हूँ, ये कोई योग्यता नहीं। मेरे पुरखे भी योग्य थे, वो क्यों नहीं बने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर? क्यों नहीं बने? क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला, उनके सामने संविधान नहीं था, कोई संविधान का मौका नहीं था। हम इसलिए बन गए कि हमको संविधान ने मौका दिया, और संविधान ये बाबा साहब ने दिया, और ये देने के लिए उनको अपने 4 बच्चे गंवाने पड़े। पत्नी गंवाई, 37 साल की उम्र में पत्नी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी एक एक पल हमारे लिए जिया। तो बाबा साहब ने हमें ये नहीं कहा कि तुम किसी दूसरी पार्टियों के पिछलग्गू बन जाना। मैं फिर वही बात आ जाती, कांग्रेस के लोग कांग्रेस को इतना बड़ा महान समझते हैं, जिस पार्टी का लीडर, आइकॉन, उसको आज तक भारत के संविधान की पहली लाइन नहीं पता। आप कभी भी राहुल गांधी का भाषण सुनो, वो हिंदुस्तान बोलता है, हमेशा हिंदुस्तान बोलता है। क्या ये हिंदुस्तान है? अगर आप हिंदुस्तान इसको बनाओगे तो आप नीच, आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये हिंदुस्तान अगर बनेगा तो आप शूद्र हो, आप नीच हो, आप दलित हो, आप हरिजन हो। अगर भैया शूद्र, दलित, नीच, हरिजन ये बने रहना तो बनाओ हिंदुस्तान। जिस आदमी को भारत के संविधान को बचाने की बात करता, मैं संविधान बचाऊंगा, और संविधान की पहली लाइन में इंडिया दैट इज भारत ये लिखा हुआ है, उसको नाम नहीं पता, उससे हम सोच रहे हैं केवल एक और राजघराने की परंपरा चली आ रही, जवाहरलाल, जवाहर के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया। अब हम सोच रहे हैं वही हमारी आदत पड़ी है कि नहीं यार, हम तो कर नहीं सकते, जो आसान काम है उनको सौंप दो, थोड़ा बहुत वोट अपने दे दो, जहां जहां भी हमारे वोट पड़े वहां कांग्रेस जीती है। मैं अल्मोड़ा जिले का ये 2022 का उदाहरण बता रहा हूँ। द्वाराहाट में सारा वोट एक मत पड़ा, क्योंकि मैं खड़ा हो गया था, तो 22 में मैं लड़ा, तो मेरे लड़ने की वजह से शेड्यूल कास्ट को विशेष फोकस करा गया। जहां 50,000 बांटता वहां 2-3 लाख बांटा गया। लगभग 1 करोड़ रुपया कांग्रेस के कैंडिडेट ने एक्स्ट्रा खर्च करा हमारे गांव में। तो सारे वोट लामबंद हो गए, और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि भाई इसको आरएसएस ने खड़ा कर रखा है, इसको बीजेपी ने खड़ा कर रखा है, कांग्रेस को हराने के लिए मेरे बारे में प्रचार किया गया। और हमारे लोग वैसे ही कम समझ के होते हैं, उन्हें थोड़ा पैसा मिल गया, सबने कहा ये बढ़िया यार, कांग्रेस जीत जाएगी, आसानी भी हो जाएगी, वहां जीता है। जैसे ही वो जीता है वहां का एमएलए, उधर बीजेपी का सीएम चुनाव आ रहा है, तो सबसे पहले द्वाराहाट का विधायक जो कांग्रेस से जीता, वो आवाज लगा रहा, भाई तेरे लिए मैं सीट खाली करने को तैयार हूँ। कांग्रेस का विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री को कह रहा है मैं तेरे लिए सीट खाली कर देता हूँ। अब हम उसको अलग करके देख रहे हैं। अल्मोड़ा में दूसरा, जहाँ पे मुस्लिम और एससी बाहुल्य वो इलाका है, वो यूनिटी बनी, उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया। दूसरी आवाज अल्मोड़े का विधायक लगाने लगा, भाई तेरे लिए मैं सीट खाली कर देता हूँ, कांग्रेस का एमएलए बीजेपी को सीएम को कह रहा। तीसरा वहां धारचूला का, जहाँ पे एसटी एससी सारे मिले, उन्होंने कांग्रेस की सीट जिता दी। तीसरा वहां से कह रहा भाई मैं तेरे लिए सीट। हम उन पार्टियों में ये उम्मीद देख रहे हैं कि आज एक हमें लात मार रहा है, हम दूसरा भाई सहला दे रहा है, उसके पास चल दे रहे, दूसरा लात मार रहा है, फिर हम कह रहे नहीं यार इसने कम ही मारी थी, फिर उसके पास। तो साथियों ये परंपरा हमें छोड़नी पड़ेगी। जब वोट का अधिकार हमारे पास है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे पास भी दिमाग है, हम क्यों नहीं लीडरशिप में आगे आते? उनमें कौन सा ऐसा अनोखा वो तत्व चिपका हुआ है कि वो लीडरशिप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? और करना पड़ेगा। अभी भी मुझे इतना अफसोस है, हैरानी है, जब हमने वार्ड मेंबर के चुनाव देखे, हमारे लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होते। 22 में पीपीआईडी के लिए कैंडिडेट इतनी मुश्किल से मिले। लड़ाइए, ये मत सोचो हारेगा जीतेगा। आज आप लड़ाओ तो सही, अगर फाउंडेशन ही नहीं रखोगे कहां से आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी? आप ये सोचोगे सीधे मुझे बिल्डिंग खड़ी मिल जाए, नहीं होगा। आपको पहले नीचे भी गिरना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा, फाउंडेशन डालनी पड़ेगी, एक एक ईंट लगानी पड़ेगी, तब एक न एक दिन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक एग्जाम्पल है इसके लिए जो अक्सर हमारे लीडर्स भी देते हैं कि मेरा मकान बन रहा था, मैंने सोचा मैं अपना मकान बनाऊंगा, और मैंने 500 ईंटों की व्यवस्था करी किसी तरीके से। मेरे पास कम था, पैसा नहीं था, 500-100 ईंट मैं खरीद लाया। मेरे बगल में मेरा एक पड़ोसी था, उसकी ऑलरेडी एक बिल्डिंग, एक फ्लोर बना हुआ था। तो मेरा पड़ोसी मुझसे कहता है भाई 500 ईंट तू ले तो आया है, लेकिन 500 ईंट में मकान तो तेरा बनेगा नहीं। ऐसा कर, मैं जरा ये अपना दुमंजिला बना रहा हूँ, ये ईंट जरा मुझे दे दो। तो मैंने भी उसकी बात मान ली। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, 500 ईंटों में कोई मकान तो बनने का नहीं। ठीक है, मैंने भी पड़ोसी धर्म निभा दिया, 500 ईंट भाई साहब को दे दी, उनका थोड़ा और बढ़ेगा। फिर थोड़े टाइम, 6 महीने में पैसे की व्यवस्था हुई, 500 में फिर ले आया। अब फिर वही बात आई
उसने कहा भाई 500 में तो तेरा ये बनेगा नहीं, तो ऐसा करिए मुझे दे दे जरा। तो हमने फिर हाँ पड़ोसी धर्म निभा के हमारे बराबर दरिया दिल कोई है भी नहीं, फिर भाई साहब को दे दी। तो ऐसे करते करते 3-4 बार हम 500 लाते रहे, उसका एक फ्लोर और खड़ा हो गया और हम यही सोचते रहे कि 500 ईंट में तो मकान बनेगा नहीं। तो अगर वो 500 ईंट हमने जोड़ी होती तो एक फ्लोर हमारा भी तैयार हो गया होता, और एक फ्लोर तैयार होता तो अगली बार में फिर दूसरा फ्लोर भी बना लेते। 77 साल हमने गुजार दिए, हम यही सोचते रहे कि ये 500 में हमारा नहीं बनेगा, ये दूसरे को दे दो, और देते आए और आज ये हालत हमारी हो गई है कि सब कुछ हमारे सामने जुल्म सितम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। तो साथियों अभी बहुत कुछ इवनिंग तो हम पहुंच गए हैं, शाम होने लगी है, लेकिन अभी भी सुबह का भूला अगर किसी हमारे लीडर ये हैं, इनके आंदोलन की बदौलत हमें बाबा साहब ने कहा था फूले ना होते तो मैं ना होता। फूले साहब के आंदोलन ने बाबा साहब को एक पृष्ठभूमि तैयार करके दी, तो बाबा साहब ने कहा फूले ना होते तो मैं ना होता। तो ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन है। इस आंदोलन जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत का निर्माण करना चाहता है, और उसका दस्तावेज हमारा संविधान है। तो उस संविधान पर आधारित राजनीतिक दल ये है, इसमें किसी व्यक्ति को चमकाने के लिए, बनाने के लिए संगठन नहीं है। इससे जुड़िए। अभी हम 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं बड़ा आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। कोई सीट पहाड़ की तक ऐसी नहीं है जिसमें 30 से 35 हजार वोट केवल एक वर्ग के हैं, अनुसूचित जातियों के हैं। अगर उनके साथ वहां पर के ये समाज अगर जागा तो बैकवर्ड वर्ग भी साथ आने लगेंगे, माइनॉरिटी जहां पर होंगी वो साथ आने लगेंगी। तो निश्चित रूप से जब चतुष्कोणीय मुकाबला बन जाएगा, 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ऑलरेडी हैं, तीसरे के नाम पर लोकल एक इस बार यूकेडी भी तैयार हो रहा है, वो भी थोड़ा ताकत लगा रहे हैं, तीसरा वो हो जाएगा। अगर हम पीपीआईडी को खड़ा कर लेते हैं, हम चतुष्कोणीय मुकाबला बना लेंगे। अगर चतुष्कोणीय मुकाबला आपने बना लिया तो आपके 12-14 हजार, 14-15 हजार में एमएलए निकलेंगे। कोई इतना कठिन काम नहीं है। और 14-15 हजार में आप अगर एमएलए निकाल लेते हैं, कोई विधानसभा ऐसी नहीं जिसमें 25 से 30 हजार आप नहीं है। सिर्फ जगाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग इसका भी इस्तेमाल करें। व्यक्तिगत तौर पे अपना समय खाली चाय पानी में वैसे न गंवाएं, लोगों से चर्चा करें कि भाई अपनी एक लोकतांत्रिक पार्टी आई है, संविधानवादी पार्टी आई है, जिसमें किसी तरीके का ऐसा वो नहीं है। तो हम अगर सारे लोग माहौल बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम 27 में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसे जैसे फिर हमारा नारा है, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। जितना आप जागेंगे उतना चोर लुटेरों पर लगाम लगेगी, नहीं तो सब कुछ उजाड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सारे जंगल खत्म कर दिए गए। अभी ये पहाड़ों में तैयारी, अभी आप देखिएगा, ये काठगोदाम से जोलीकोट तक की तैयारी होगी, पूरा 4 लेन के नाम पर। कितना जंगल कटेगा, कितने सालों तक वो पहाड़ आता रहेगा, आप देखते रहेंगे। सब जगह यही हो रहा है, सारे पेड़ कट रहे, सांसें खत्म हो गई हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, और हम केवल पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो मैं इधर उधर न देखते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं फिर वही कि अभी भी अपने घर में ईंटें लगाना शुरू कर दीजिए, अभी भी अपना घर बनाना शुरू कर दीजिए। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तुम बचाओगे। तो अगर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लेते हैं, जहां अच्छा खड़ा कर लेंगे हम जीतेंगे। अगर नहीं भी जीतेंगे, हमारी पार्टी खड़ी हो जाएगी, लीडर बन जाएगा। एक विधानसभा में अगर हम चुनाव लड़ते हैं, हमारे पास 8-10 लीडर खड़े हो जाते हैं, तो नेता कल हमारे लिए बोलेंगे, वो हमारी आवाज। और जहां पर हम अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे, हम जीतेंगे, तो निश्चित रूप से 27 हमारा होगा। और जब 27 हमारा होगा तो पूरे देश में एक नई चेतना आएगी। तो फिर वही जो पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है, पूरे भारत में एक नई रोशनी आएगी। और जिन अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले, उनको ऊर्जा मिलेगी, उनको हौसला मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से 2029 में हम भारत में एक बहुत मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। तो मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करते हुए, अब ये समय थोड़ा लगी जाता है, फिर मौका मिलेगा दोबारा बात करेंगे। आज भी कई लोग यहाँ पर थे, हमारे विद्वान साथी थे, संघर्षशील साथी थे, उनको हमें सुनना था, उन सब की बातें आनी थी। लेकिन यही हो जाता कि समय की वो होती। अब जब ये ज़्यादा मीटिंगें चलेंगी तो सभी का अनुभव, हमारे खुशी भी हुई है कि ये निश्चित रूप से ये एक परिवर्तन की ओर संकेत है। और अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता भैया, अगर अच्छे दिनों की कल्पना तक पहुंचा दिया है। एक बूथ में की लिस्ट में अगर 20 पन्ने हैं तो उन्होंने 20 पन्ना प्रमुख बना रखे, 20 लीडर खड़े कर रखे। उन्होंने ऐसे जाल फैला रखा है, उसके सहारे वो जीत रहे हैं।
तो हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ऊपर से पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, जिला यूनिट बनेगी। अब जिला यूनिट बनने का ये मतलब नहीं भैया मैं जिलाध्यक्ष बन गया अब थोड़ा चमचमाते हुए घूम लो, अपनी वाहवाही कर लो। ये इसलिए जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा, ये प्रभारी इसलिए नहीं बनाए जा रहे, ये प्रभारी बन गए। अब ये काम करने के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कि हम जिले के बने हैं तो हम ब्लॉक यूनिटें बनाए, तहसील यूनिटें बनाए, ब्लॉक वाला गांव की यूनिट बनाए, फिर हमारी पीएसए कमेटियां बन रही उनको हम बनाएं, तब हम उनका मुकाबला कर पाएंगे और अपना भारत बनाएंगे, अपना मूल निवासियों